तो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्विंग। ये हमारा लेक्चर नंबर 70 है। इसके पहले हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स देख लिए हैं जावा के और काफ़ी कुछ जावा आपको आती भी है। अब हम GUI एप्लीकेशन बनाने की बात कर रहे हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने की बात कर रहे हैं स्विंग API की मदद से। तो पहले तो आज ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें मैं बताऊंगा स्विंग क्या होता है। Java provides a rich set of library to create graphical user interface। देखिए जावा में एक तो होता है AWT, है ना, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट। ठीक है, ये क्या है? ये कुछ सेट ऑफ क्लासेस हैं, है ना। इसमें कई सारी क्लासेस हैं। तो AWT API में बहुत सारी क्लासेस हैं। जैसे इसमें एक क्लास है बटन, एक क्लास है टेक्स्ट फील्ड, एक क्लास है फ्रेम, है ना, लेबल। इस तरीके से कई सारी क्लासेस हैं। अब इन्हीं क्लासेस को एक्सटेंड करके यानी इनहेरिट करके कुछ और क्लासेस बनाई। जैसे बटन की चाइल्ड क्लास बना दी जे बटन, फ्रेम की चाइल्ड क्लास बना दी जे फ्रेम। हम जानते हैं कि हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं यानी सब क्लास बनाते हैं तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक वर्जन होता है और ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन होता है। तो जितने फीचर्स पेरेंट क्लास में थे, सुपर क्लास में थे, उससे ज़्यादा फीचर्स हो जाते हैं चाइल्ड क्लास में, क्योंकि उसमें पेरेंट्स वाले सारे फीचर्स तो होते ही हैं बल्कि उसके खुद के कुछ फीचर्स भी होते हैं। तो ये लगभग सभी क्लासेस के चाइल्ड क्लासेस बना दी। तो ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लासेस बन गया। और ये जो API है ये कहलाती है स्विंग। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर मुझे ग्राफिकल स्क्रीन डिज़ाइन करनी, ग्राफिकल इंटरफेस बनाना है तो मैं AWT की क्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और स्विंग की क्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर क्योंकि AWT से ही एक्सटेंड होकर ये स्विंग की क्लासेस बनी है तो डेफिनेटली स्विंग ज़्यादा फैसिलिटीज़ देगी। तो हम लोग अब स्विंग को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये रीज़न तो समझ में आया होगा। या तो हम AWT यूज़ करें या स्विंग यूज़ करें या मिक्सचर भी कर सकते हैं। कोई क्लास यहाँ की यूज़ कर ली, कोई क्लास यहाँ की यूज़ कर ली, ऐसा भी कर सकते हैं। पर हाँ, स्विंग शुरुआत से जावा में नहीं था, तो जावा में ये बाद में जुड़ा है, इसलिए ये एक्सटेंडेड लाइब्रेरी का हिस्सा माना जाता है। इसलिए जब भी AWT पैकेज को आपको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होता है तो आप लिखते हो java.awt। ठीक है, और इसकी फिर क्लासेस को इंपोर्ट करने के लिए स्टार लगा के सेमीकोलन लगा देते हैं। स्विंग पैकेज को अगर इंपोर्ट करना है तो आपको लिखना पड़ता है जावा एक्स। ध्यान रखिए ये एक्स, यहाँ जावा लिख रहा हूँ, यहाँ जावा एक्स लिख रहा हूँ, डॉट स्विंग। और स्विंग का सारी जो क्लासेस हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए स्टार। तो ये लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये एक्सटेंडेड लाइब्रेरी का हिस्सा है। आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड हैं, आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जावा आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो जावा एक्स भी आपके सिस्टम में है। ओके, तो हम बोल रहे हैं कि जावा प्रोवाइड्स अ रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज टू क्रिएट GUI बनाने के लिए जावा में बहुत अच्छी क्लासेस हैं। Swing API is set of extensible GUI components to ease a developer's life to create Java-based front-end GUI application। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि Swing API का इस्तेमाल अपन GUI बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ये AWT API से ही एक्सटेंड होके बनी है। Swing लाइट वेट है यानी कम रिसोर्सेज को यूज़ करती है तो प्रोसेसिंग भी फास्ट हो पाती है। इसमें काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं तो आपको बहुत ही कस्टम स्क्रीन बनाने की फैसिलिटी मिलती है, जैसे चाहे वैसी स्क्रीन बना सकते हैं। और इसके लिए जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है javax.swing.star। अब स्विंग में ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं, मैं तो कुछ के नाम यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी क्लासेस हैं, लेकिन पहचान के लिए जे शुरुआत में लगा होता है। जे भी कैपिटल है और सेकेंड लेटर भी कैपिटल है, तो जे फ्रेम, जे बटन। तो जो कॉन्सेप्ट आपने GUI का एप्लेट पढ़ते वक्त समझा होगा वही है। तो मैंने उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं दोहराया है। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा जिसमें GUI का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा आज का मकसद ये रहेगा कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएं स्विंग में
जिससे कि हमें इसकी कोडिंग करने का स्टाइल समझ में आए। तो देखिए मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। इस फाइल का मैं नाम रख लेता हूँ example.java। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ नोटपैड में। कई लोग सोच रहे हैं कि ये नोटपैड में क्यों ओपन करता हूँ मैं इसको, नेटबीन्स या इक्लिप्स में क्यों नहीं बनाता। तो मैं डेफिनेटली आगे के कुछ वीडियोस अब बना रहा हूँ जिसमें मैं नेटबीन्स का इस्तेमाल करके ये सारी प्रोग्रामिंग आपको बताऊंगा। इनफैक्ट आज जो प्रोग्राम बना रहा हूँ वही प्रोग्राम मैं नेटबीन्स पे भी बना के बताऊंगा। लेकिन नेटबीन्स पे जब आप बनाएंगे तो बहुत सारी कोडिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो हमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होते। तो पहले हम नोटपैड पे बनाते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो सबसे पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा import java x.swing.star। अब एक बात साफ है कि मुझे एग्जाम्पल क्लास बनानी है, क्योंकि example.java नाम से मैंने इस फाइल को बनाया। तो पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, और इसी क्लास के अंदर मैं मेन फंक्शन बनाने वाला हूँ। देखिए एप्लेट में आपने देखा था वो उसमें मेन फंक्शन नहीं था, क्योंकि एप्लेट ब्राउज़र के साथ एम्बेड होकर चलने वाली चीज़ है, जबकि ब्राउज़र मतलब HTML के साथ एम्बेड होती है। और जावा की यहाँ स्विंग की अपन बात करें तो ये जावा का एक स्टैंडअलोन प्रोग्राम एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि एक कंप्यूटर पे चल सकता है। इसके लिए कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली रन हो सकता है। तो इसलिए इसमें मेन फंक्शन होता है। तो मैं बना रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और ये मेन फंक्शन की बॉडी। अब देखिए मेरे पास दो तरीके हैं। यदि मुझे फ्रेम बनाना है, जे फ्रेम बनाना है, तो वो एक कंटेनर है। हम क्या चाहते हैं, अगर हमें जावा में एक प्रोग्राम बनाना है तो हम लोग चाहते हैं कि एक स्क्रीन बनाएं। ठीक है, तो ये क्या होगा, कंटेनर। हम जानते हैं कि सबसे पहले तो हमें कंटेनर बनाना पड़ता है। जब भी GUI की स्क्रीन बनानी है तो हमें पहले क्या बनाना है, कंटेनर। ये कंटेनर हमने इससे पहले एप्लेट लिया हुआ था, फ्रेम भी ले सकते हैं, पर हम स्विंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो कंटेनर हम यूज़ करेंगे दैट इज़ जे फ्रेम। इट शुड नॉट बी कैपिटल, जे फ्रेम। तो जे फ्रेम क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये फ्रेम बनेगा। इस फ्रेम में एक टाइटल बार होता है जिसमें यहाँ पे क्रॉस की बटन होती है जिससे कि आप क्लोज कर सकें। रीस्टोर बटन्स होती हैं मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने की। इसके अलावा यहाँ पे एक आइकॉन भी होता है जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टाइटल लिखा रहता है जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये जो विंडो है दिस इज कॉल्ड जे फ्रेम। तो पहला मकसद तो हमारा ये है कि हमें ये जे फ्रेम दिखने लगे। फिर इसमें कंपोनेंट्स कैसे सेट करना है वो हम सीखेंगे कि इसमें बटन कैसे लाएंगे। फिर हम इवेंट हैंडलिंग भी सीखेंगे, यानी फुल फ्लैश प्रोग्राम भी बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा मकसद, हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे है कि कैसे ये जे फ्रेम हम बना लें। तो जे फ्रेम बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप जो मेन फंक्शन बना रहे हैं, राइट, उसी के अंदर जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लें। जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ JF न्यू जे फ्रेम। ये बन गया जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप जो क्लास बना रहे थे ना एग्जाम्पल, क्यों ना आप एग्जाम्पल क्लास में ही एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड्स किसको, जे फ्रेम को। मतलब आपकी जो एग्जाम्पल क्लास है वो जे फ्रेम की चाइल्ड क्लास हो जाए। तो फिर आपको जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। चलिए मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जे फ्रेम का हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हमने मेन फंक्शन के अंदर सिंपली जे फ्रेम का
ऑब्जेक्ट बनाया JF नाम से, JF न्यू जे फ्रेम। ठीक है, ऑब्वियसली JF क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, और उसमें जे फ्रेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ गया होगा। तो ये देखिए हमने जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लिया, यानी जे फ्रेम बन गया। लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करूंगा तो कुछ भी आउटपुट मुझे दिखाई नहीं देगा। देखिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है, सबसे पहले जो डायरेक्टरी है उसमें जाऊं, इसमें मैं कंपाइल करता हूं example.java को। ओह, सेमीकोलन क्यों लगा दिया? ठीक है, अभी ये कंपाइल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉपरली कंपाइल हो गया है, डॉट क्लास फाइल भी बन गई है। ठीक है, तो ये जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या इसको मैं रन कर सकता हूँ? तो मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे हम जावा के प्रोग्राम्स को रन करते हैं वैसे ही रन हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, सीधे प्रोग्राम रन होके बंद हो गया। बेसिकली ऐसे आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको jf.setVisible, यानी आपको आपके कंटेनर जे फ्रेम के पास एक फंक्शन होता है सेट विजिबल, उसको कॉल करना होगा और उसमें पास करना होगा ट्रू। देखिए ये फ्रेम की, इस कंटेनर की विजिबिलिटी को सेट करता है। ये विजिबिलिटी तभी आएगी जब आप इस फंक्शन को कॉल करके उसमें ट्रू पास करोगे, तो यानी ये विजिबल हो जाएगा। और अगर आपको विजिबिलिटी को ख़त्म करना है तो आप कभी भी इसको फॉल्स कर सकते हैं, दोबारा सेट विजिबल फंक्शन को कॉल करें और उसमें फॉल्स पास कर दें। अच्छा, क्या अब हम इस प्रोग्राम को रन करें? पहले तो कंपाइल करें, ये मैंने कंपाइल किया, अब मैं रन करता हूँ तो क्या दिखेगा अब आउटपुट? यस, आउटपुट तो मुझे दिख रहा है। ओके, मैं ड्रैग कर लेता हूँ, ये देखिए ये दिख रहा है आउटपुट। पर ये जो फ्रेम दिख रहा है इसका साइज़ ऐसा क्यों है? ठीक है, आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कोई टाइटल नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट एक इमेज है, एक कंटेनर तो आपको दिखाई दे ही रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ऐसा क्यों दिख रहा था? क्योंकि आपने इसका डायमेंशन सेट नहीं करा था। अगर डायमेंशन सेट करते तो ये उतने डायमेंशन का दिखता। तो ठीक है, चलो डायमेंशन भी सेट करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस प्रोग्राम को मैं एंड कैसे करूँगा? ये GUI का जो प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है इसको एंड कैसे करूँगा? अब एंड करने के लिए आप कहेंगे यहाँ क्लोज पे क्लिक कर दें। अभी आप एक चीज़ समझिए, ये डॉस पे वापस जब मैं आऊँगा, अभी ये प्रॉम्प्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर अगर प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो ये प्रॉम्प्ट कहाँ दिखाई देगा? ये प्रॉम्प्ट दिखाई देगा, जैसे ये जावा एग्जाम्पल लिखा है ना, यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिखाई देगा, मतलब मुझे फिर से कमांड लिखने की परमिशन मिल जाएगी। लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करता हूँ, देखिए मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो ये प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है, सिर्फ वो विंडो जो दिख रही थी, फ्रेम दिख रहा था, वो अब नहीं दिख रहा है। प्रोग्राम देखिए अभी भी एंड नहीं हुआ है, अभी भी हमारा कर्सर यहीं ब्लिंक कर रहा है। अब प्रोग्राम प्रॉपरली एंड क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए एक लाइन और लिखनी थी जो हमने नहीं लिखी। अब हमारी मजबूरी है, हमें इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो अब मैं कुछ टाइप करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रोग्राम अभी एंड ही नहीं हुआ है। तो ठीक है, क्या करें? यहाँ पर आपको एक और फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर जो फंक्शन आपको कॉल करना है वो फंक्शन है सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। ये जो फंक्शन होता है ये भी जे फ्रेम का ही फंक्शन है, और जब हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे क्लोज करने के लिए तो क्या होना चाहिए यहाँ से तय होगा। तो मैंने इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करा जे फ्रेम, ये तो क्लास का नाम है। अब अच्छा, आप याद करके बताइए कि अगर हम क्लास का नाम लिखने के बाद डॉट लगाते हैं तो इसका क्या मतलब है? डेफिनेटली हम इसके किसी स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर रहे होंगे, क्योंकि क्लास का नाम डॉट लगा के ही हम स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। तो जे फ्रेम का एक स्टैटिक मेंबर है एग्जिट ऑन क्लोज, ये मैंने पास कर दिया। अब देखिए ये वेरिएबल एग्जिट ऑन क्लोज पहले से जे फ्रेम क्लास में
बना हुआ है और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल के रूप में बना है। इसमें कुछ वैल्यू होगी और वो वैल्यू मैंने डायरेक्टली इसके अंदर पास कर दी है, यानी इस फंक्शन को मैंने एक खास वैल्यू दी है जिससे कि जे फ्रेम को पता चलता है कि क्रॉस पे क्लिक करने से प्रोग्राम भी एंड हो जाना चाहिए। तो देखिए प्रोग्राम हमारा बन गया है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो एक बार फिर से मुझे कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने लिखा, पहले तो स्पेसिफाइड डायरेक्टरी में जाऊं जहां पे मैं प्रोग्राम रख रहा हूं। अब कंपाइल करता हूं। पहले कंपाइल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं गई। अब मैं इसको रन करता हूं। देखिए रन भी हो गया है और अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये एंड भी हो पा रहा है। पहले ये प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा था। अच्छा, अभी इसका कुछ साइज भी दिखना चाहिए ना, तो आप क्या करें, जे फ्रेम का साइज भी सेट करें। jf डॉट सेट साइज, यानी बाय डिफ़ॉल्ट वो छोटी सी स्क्रीन दिख रही थी, उसको ड्रैग करना पड़ रहा था मुझे, वो नहीं करना पड़े। तो मैं विड्थ और हाइट इसमें प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो लेट से 400 या कम कर देता हूँ, 300। मैंने तो स्क्वायर शेप का बना दिया इसको। 300 विड्थ और 300 हाइट, ये पिक्सल्स में, ठीक है ना। अब मैं इसको एक बार फिर कंपाइल रन करता हूँ। पहले कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि कोडिंग में चेंजेस किए हैं। अब मैंने रन किया, आप देख सकते हैं ये विंडो आपको दिखाई दे रही है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपका ध्यान इस तरफ गया होगा कि मैंने 300 पिक्सल इसकी विड्थ बोली थी और हाइट भी इसकी 300 पिक्सल बोली थी, लेकिन इसकी विड्थ मुझे यहाँ पर कम नज़र आ रही है और हाइट थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न बहुत सिंपल है। देखिए, जो आपकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है वो कभी स्क्वायर शेप में नहीं होता, ठीक है ना। जैसे किसी का स्क्रीन का रेजोल्यूशन मान लीजिए 1024 है ना, और 786 है, तो बेसिकली क्या है, विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है, ठीक है ना। तो होता ये है कि पिक्सल्स 1024 इस पूरी विड्थ को कवर करते हैं, यानी एक विड्थ में 1024 पिक्सल होते हैं और एक हाइट में 786 पिक्सल हो रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो वर्टिकली पिक्सल्स हैं ना, उनमें काफ़ी गैप होता है, ठीक, जबकि जो हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स होते हैं उनमें गैप कम होता है। तो आप खुद समझिए कि कम दूरी में ये 300 पिक्सल्स हो जाएंगे, जबकि ज़्यादा लंबाई में यहाँ पर ये 300 पिक्सल हो पाएंगे। तो वर्टिकली 300 पिक्सल मतलब ज़्यादा हाइट, हॉरिजॉन्टली 300 पिक्सल मतलब कम विड्थ। इसीलिए आपको दिखाई ऐसा देता है कि हैं तो ये दोनों तरफ 300 पिक्सल, लेकिन ये शेप स्क्वायर नहीं है, शेप रेक्टेंगल है। तो आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आखिर ये स्क्वायर शेप का क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे अभी आपको टाइटल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो टाइटल भी हम सेट कर सकते हैं। टाइटल सेट करने का एक तरीका ये हो सकता है कि जब हम ये फ्रेम बना रहे थे तभी जे फ्रेम के कंस्ट्रक्टर में हम टाइटल पास कर देते हैं एज अ स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्विंग एग्जाम्पल। अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार फिर कंपाइल रन करूँगा। ये कंपाइल किया, ये रन किया। अब देखिए यहाँ पे स्विंग एग्जाम्पल भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से हमने टाइटल भी सेट कर दिया। अब ये हमारा कंटेनर तैयार है, इसमें हम कंपोनेंट्स रख सकते हैं। लेकिन ये तो मैंने एक तरीके से आपको बताया, यानी मैंने अभी जो तरीका बताया कि मैं यहीं पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और ये एक नॉर्मल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया, यानी जो कंटेनर आपको चाहिए उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसको यूज़ करा। पर ये कुछ खास फंक्शन है, तो ये जो खास फंक्शन है इनको तो ध्यान में रखिएगा। लेकिन अब हम दूसरा तरीका भी समझने जा रहे हैं कि अगर हम इस जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट ना बना के जे फ्रेम की चाइल्ड क्लास बना लें, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए चेंजेस, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल क्लास बनाते वक्त लिखा एक्सटेंड्स और लिखा जे फ्रेम।
मतलब मैंने जो क्लास बनाई वो जे फ्रेम की चाइल्ड क्लास है। यार एक बात सोचो, अगर जे फ्रेम एक कंटेनर है तो मेरी क्लास एग्जाम्पल क्या है, वो भी तो एक कंटेनर है, क्योंकि वो जे फ्रेम की ही तो चाइल्ड क्लास है। ठीक है ना? तो यस, मैं अब जे फ्रेम का क्यों ऑब्जेक्ट बनाऊं, मैं एग्जाम्पल का भी ऑब्जेक्ट तो बना सकता हूं। यस, एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। तो मैंने अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। बाकी सारी कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बाकी फंक्शंस तो मैं कॉल कर ही रहा हूँ। अब आप कहेंगे सेट साइज, सेट विजिबल, ये फंक्शन कैसे कॉल हो रहे हैं? अरे भाई, अगर एग्जाम्पल चाइल्ड क्लास है जे फ्रेम की, तो हमारी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्या पेरेंट क्लास के मेंबर्स को कॉल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। यानी एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट जे फ्रेम के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, वो कर रहा है। वेट अ मिनट, एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपने कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग पास करी है, लेकिन कोई एग्जाम्पल क्लास में कंस्ट्रक्टर तो आपने बनाया नहीं है। मतलब कंपाइलर द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, वही अकेला होगा। तो इसका मतलब एरर आएगी। इसका मतलब एग्जाम्पल क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। देखिए, मैं आपको कंपाइल करके बताता हूँ। पहले इसको सेव कर लूँ। ये सेव किया, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। देखिए एरर आएगी। एरर क्या आ रही है कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल क्लास में नहीं है जो स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट लेता हो, है ना? ओके, तो अब क्या करें? तो फिर यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, या फिर मैं स्ट्रिंग पास ही ना करूं, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। पर ये स्ट्रिंग में पास क्यों कर रहा था? ये मैं जे फ्रेम के कंस्ट्रक्टर को दे रहा था ताकि वो टाइटल सेट करे। तो जे फ्रेम के कंस्ट्रक्टर को अब कैसे कॉल करेंगे? तो आपको ध्यान होगा कॉन्सेप्ट कि अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता ही है, बल्कि चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करता है। इसका मतलब अगर आपने एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो एग्जाम्पल क्लास का ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन वो अपने पेरेंट यानी जे फ्रेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। तो आपको एग्जाम्पल क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत है, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता हो, और फिर इसके अंदर से आप जे फ्रेम के कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि जैसे ही मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एग्जाम्पल क्लास का ये कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, और चल जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पहली लाइन क्या होती है? हम ना भी लिखें तो भी इसके अंदर पहली लाइन कंपाइलर लिख देता है पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने वाली स्टेप, पर वो पेरेंट के नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता है, यानी बिना आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता है। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पेरेंट क्लास का वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जो एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लेता है। तो इसके लिए आप लिखेंगे सुपर और स्ट्रिंग पास कर देंगे, वही स्ट्रिंग जो यहाँ से हमको मिली है। इसके बाद कुछ कोड लिखना चाहें तो लिखें, नहीं भी लिखना चाहें तो ना लिखें, क्योंकि हमारा मकसद तो पूरा हो गया। लेकिन अब अगर एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो और कंस्ट्रक्टर में कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हो तो एरर आ जाएगी, क्योंकि अब कंपाइलर ने कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में बना लिया। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाएं, यानी कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कर दें एग्जाम्पल, जो कोई आर्ग्यूमेंट ना लेता हो, और इसमें कुछ कोडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक एम्प्टी ब्रैकेट लगा दी है, लेकिन ये इसलिए लगा दिया है, ये इसलिए बना दिया है क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं था, क्योंकि हमने एक आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बना दिया था अपनी क्लास में। तो कंपाइलर अब कोई कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास के लिए नहीं बना रहा है, तो हमें ये बनाना पड़ा ताकि हम इस क्लास के यूज़र को ये फैसिलिटी दे सकें कि वो एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाएगा तो उसकी मर्जी हो कि वो आर्ग्यूमेंट पास करना चाहे तो करे और ना करना चाहे तो ना करे। नहीं करेगा पास तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, जिसके कारण हमारा कोड रन हो पाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। अब देखिए आप, यहाँ पे हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रेफरेंस वेरिएबल का नाम यहाँ पे JF ही लिखा हुआ है मैंने, और बाकायदा उसमें सेट विजिबल, सेट साइज और सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन फंक्शन को कॉल किया।
अभी दोनों तरीके से मैंने प्रोग्राम बना के बताया। इसको रन करके और देख लेते हैं। पहले तो कंपाइल हुआ, कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इसको रन किया। आप देखेंगे कि बिल्कुल वैसा ही आउटपुट आ रहा है, कोई अंतर नहीं है। तो हमने आज स्विंग का एक बेसिक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने कंटेनर ड्रॉ कर लिया। डेफिनेटली अभी कुछ फ्रूटफुल प्रोग्राम हमको बनाना है। लेट से 2 नंबर को ऐड करने का ही प्रोग्राम हमको बनाना है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन पे कंपोनेंट्स रखने होंगे, बटन, टेक्स्ट फील्ड वगैरह। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के बताऊंगा। आज आपका जो इंट्रोडक्शन है, आई गेस आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि कैसे हमको जे फ्रेम को यूज़ करना है। और अगले लेक्चर में मैं ये एक्सटेंड वाले तरीके को यूज़ करने वाला हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आप इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgy.com। क्योंकि YouTube पे मेरे 1 से ज़्यादा चैनल्स हैं, हो सकता है अभी आप सभी चैनल्स नहीं देखे हों, आपने कुछ एक आधी चैनल देखा हो, तो बाकी सारे वीडियोस अभी आपको नहीं पता हैं। इस साइट पे अगर आप आएंगे तो आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। जितने भी वीडियोस मैंने बनाए वो सारे वीडियोस के लिंक इसी साइट पे हैं और बहुत ही सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं। C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो कोर्सेज उसमें ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो आप वहाँ पे सीक्वेंस भी समझ जाएंगे किस वीडियो के बाद कौन सा वीडियो देखना है। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी हैं। साथ ही साथ प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस भी हैं। तो काफ़ी सारा कंटेंट है और डेली एक नया वीडियो भी इस साइट पे अपलोड हो जाता है। इसके अलावा ये सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। किसी भी वीडियो का कोई चार्ज नहीं है। तो यदि आपको लगे कि यूज़फुल है, बहुत वर्थ है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा। शेयर करिएगा अपने फेसबुक वॉल पे, ताकि आपके बहुत सारे दोस्त इसको देख पाएँ। आपको करना सिर्फ इतना है कि इस साइट का लिंक पेस्ट करना है या फिर इस वीडियो का लिंक पेस्ट करना है। थैंक यू।